Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Meenakshi. आज हम चैप्टर 1 फ्लेमिंगो का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब फ्रांस और पर्शियन का वॉर चलता है तो जो पर्शिया होता है वो जीत जाता है और जो फ्रांस के जो दो शहर होते हैं अल्सांस और लॉरेन वो कौन ले लेता है, फ्रांस ले लेता है और अब जर्मनी ले लेता है, सॉरी। और वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज अब से पढ़ाई जाती है, ऐसा वहाँ पे आदेश आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। क्या बोला गया इसमें कि एम पढ़ाने के बाद उन बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं और उन्हें कुछ राइटिंग का काम देते हैं। दैट डे एम हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उसके लिए वो कुछ नई कॉपीज़ भी लाते हैं बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए। एंड देन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हार्ट हैंग फ्रांस अल्सांस। और उस पर क्या लिखते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो लिखते हैं फ्रांस अल्सांस, जो कि राउंडेड शेप में होती है। दे लुक लाइक लिटिल flags floating everywhere in the schoolroom hung from the road at the top of our desk। क्या बोला जाता है कि वो किसकी तरह दिखते हैं, जैसे फ्लैग होते हैं जो लहराते रहते हैं, वैसे ही सेम ये भी हैं। You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pen over the paper। क्या बोला जा रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है कि कैसे वहाँ पे सब बच्चे इतने शांत बैठ रखे हैं, अपने काम में मगन हो रखे हैं। वहाँ पे बस एक पेन की आवाज़ आ रही है जो वो बच्चे लिख रहे हैं और बाकी हर तरफ साइलेंस ही साइलेंस है। वन सम beetles flew in but nobody paid attention to them, not even the littlest one who worked right on tracing their fish hooks। क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि एक जो फ्लाई होती है उसी की तरह एक, जैसे हाउस फ्लाई होती है उसी की तरह एक फ्लाई होती है जो अंदर आ जाती है क्लास के, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता, सब अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो फ़िश हुक्स मतलब कुछ भी करते रहते हैं, मतलब जो होता है ना, अगर हमें कुछ भी ना आए लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं, तो वैसे ही वो बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons। क्या बोला गया है इसमें, वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो pigeons हैं उन्हें भी क्या जर्मन लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी अब से। हम तो बोल ही रहे हैं, अब से हम बोलेंगे, लेकिन इन लोगों को भी क्या हमारे जैसे ही फेस करना पड़ेगा। Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तब मैं मिस्टर एम हेमल को देखता हूँ, वो बहुत ही चुपचाप तरीके से बैठे रहते हैं चेयर पे और वो घूर के देख रहे होते हैं बाकी सारी चीज़ को, as if he wanted to fix in his mind just how everything look in that लिटिल स्कूल रूम। वो उनका माइंड मतलब वो स्कूल को ही देखते रहते हैं, उनके गार्डन को देखते रहते हैं, क्योंकि अब उनका ये लास्ट डे था। अब उनके जो नए टीचर है कल से वो उन्हें पढ़ाने आएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा, जब हम जाते हैं किसी चीज़ को छोड़कर तो बहुत ज़्यादा याद आती है, तो उस चीज़ को देखते हैं हम। फ्रांसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। क्या कहते हैं कि 40 साल से वो उसी जगह पे रहते हैं, मतलब वो वहाँ पे पढ़ाने से बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि जो एम हैमल है वो स्कूल के ऊपर ही जो रूफ होती है, जो छत होती है, उसी पे, वहीं पे वो उनका घर है, वहीं पे वो रहते हैं। तो उनके लिए ये सब कुछ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ का जो गार्डन है, मतलब वो जो यादें हैं उन्हें भुलाना मुश्किल है, वो दिन भुलाना मुश्किल है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैव बीन worn smooth। द walnut tree in the garden was taller and the hope vine that he had planted
himself twing about the windows to the roof. उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो बेंचेस है, जो डेस्क है, वो तो सेम है, लेकिन वॉलनट ट्री मतलब अखरोट का पेड़ जो कि गार्डन में लगा हुआ, और कुछ पेड़ जो है वो बड़े हो गए हैं। एंड होपवाइन एक प्लांट का नाम है जो कि वो खुद से उगाता है उस पेड़ को, और जो पेड़ होता है वो पूरा विंडो में उसके आसपास फैल जाता है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हिज hear his sister moving about the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. उसके बाद वो क्या कहता है, उसका जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि वो इस शहर को छोड़ के जाने वाला होता है। और पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी नहीं है, इसमें बोला गया है कि वो बेचारा आदमी, उसको बेचारा बताया गया। और जो उसकी सिस्टर है वो सामान पैक कर रही है क्योंकि नेक्स्ट डे ही उन्हें इस कंट्री को छोड़कर चले जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी एम हैमल उसको वो मोटिवेट फील करता है, मतलब उसके अंदर अभी भी मतलब निराशा तो होती है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को लास्ट लेसन पढ़ाता है। वो चाहता है कि वो अपना जितना भी नॉलेज है वो बच्चों तक पहुंचाए, फ्रांस के प्रति उन्हें जागरूक कराए, उन्हें बताए कि कितनी इम्पोर्टेंस है। आफ्टर द राइटिंग वी हैव अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग करने के बाद वो हिस्ट्री पे आता है। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू। बा बेबी बोबू ये क्या है, ये जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम छोटे क्लास में क्या सीखते हैं, आ ई ऊ हम सीखते हैं ना, वैसे ही फ्रांस की लैंग्वेज में बा बेबी वो पढ़ा रहे हैं। और बेबीज़ क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्हें फ्रांस का कुछ भी नहीं आता, वहाँ के लोग जो हैं उन्हें फ्रांस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्हें एक बेसिक से पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने स्पेक्टिकल चश्मा पहन लेते हैं और जो उनके हाथ में प्राइमर का मतलब क्या है, प्राइमर का मतलब एक बुक है जिसमें उनके नोट्स हैं, वो पकड़ते हैं, वो अपनी बुक खोलते हैं और उसके साथ सारे लेटर्स को स्पेल करते हैं, मतलब बोलते हैं यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। जब वो बोलते हैं तो उनकी जो वॉइस होती है, जो उनकी आवाज़ होती है, उसमें एक इमोशन होता है, उसमें एक दर्द होता है। बच्चों को तो पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उसमें एक इमोशन भी होता है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, मतलब वो क्या होता है, एक तरह से उन्हें खुशी भी होती है तो एक तरफ से उन्हें दुख भी होता है, क्योंकि वो बा बेबी बो यू ये सब पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें इस बात पे थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन उनका लास्ट डे भी रहता है तो वो इस बात पे बहुत अफसोस भी करते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन, कि हमें पता है कि आज का जो लेसन है वो हमारा क्या है, लास्ट लेसन है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब जो चर्च है, चर्च की जो क्लॉक है उसमें 12 o'clock बज गए हैं। देन द एंजलस का मतलब क्या होता है, एंजलस एक प्रेयर होती है, क्रिश्चियन में एक प्रेयर होती है, जब चर्च में जाते हैं तो वो प्रेयर हमें करनी पड़ती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडर अंडर द विंडो। उसके बाद ये बजने लग जाती है, जैसे छुट्टी के लिए आवाज़ बजती है वैसी बजने लग जाती है कि टाइम हो गया, 12 o'clock हो गए। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हैमल खड़े होते हैं और उनका जो चेहरा होता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। कब होता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो, दुखी हो। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो कह रहा है कि उन्हें वो बड़े दिखाई देते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं कि उनकी हाइट एकदम से बढ़ गई, बड़े का मतलब जब हमें किसी चीज़ का रियलाइज़ होता है कि ये जो सर थे हमारे बहुत अच्छे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, तो उनके प्रति ना एक फीलिंग आती है कि हाँ ये इंसान कितना महान था। तो इसका कंपैरिजन उन्होंने इससे किया। माई फ्रेंड्स सेड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। वो बोलते हुए क्या कहते हैं, आई बोलते हैं, लेकिन बीच में उनकी आवाज़ रुक जाती है, रुक जाती है। रुक जाने का मतलब उनके गले में कुछ फंस नहीं जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि
जब वो पढ़ाते हैं तो उनकी आवाज़ में एक इमोशन रहता है। तो जब हम दुखी रहते हैं तो कभी कभी हमारी आवाज़ अपने आप ही मतलब रुक जाती है इमोशन के कारण। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote as large as he could। क्या बोलते हैं, जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं और चौक पकड़ते हुए और उनका जो सर है अपने सर को उस बोर्ड पे लगाते हुए, उसके बाद वो क्या लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रांस है वो अमर रहे। देन ही स्टॉप एंड लर्न हीज हेड अगेन द वॉल। उसके बाद वो रुकते हैं और अपना जो सर है वो दीवार पर लगाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। बिना कुछ बोले वो बच्चों को इशारा करते हैं बोर्ड की तरफ। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ओवरऑल क्या देखा, मैं आपको बता देती हूँ समरी में, कि जो पर्शियन और जो फ्रांस का जो वॉर चल रहा था उसमें पर्शियन जीत गया था और उसने 2 शहर वहाँ के जो थे उस पर कब्जा किया था। और वहाँ पे उन्होंने कहा था अब फ्रांस की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। वहाँ पे एक बच्चा रहता था जिसका नाम फ्रांस था। उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रांस की लैंग्वेज सीखने में, और वो पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चन है जिनसे वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था। उसने सोचा कि वो इस सिचुएशन से भाग जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे जाना पड़ता है स्कूल और उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। देन उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब उसने पहले ये सब नहीं किया, पहले उसने अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट किया। हमारे साथ होता है ना, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें उस टाइम पे उस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम एक्चुअली बोर्ड जब आते हैं तब हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम सोचते हैं कि बहुत टाइम है अभी कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि हम उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। और जब जिस दिन रिज़ल्ट वाला डे होता है उस दिन हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, उस टाइम अगर हमने कर लिया होता तो शायद आज ये नहीं होता। तो सेम ऐसा फ्रांस के साथ भी हुआ था, उसे भी उसका रियलाइज़ हुआ। और वहाँ के केवल फ्रांस ही नहीं था बल्कि उसके टीचर की भी उसमें कुछ गलती थी, और वहाँ के जो लोग थे वो भी, और जो जर्मन का जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जानी थी उनमें वो किसी हक के साथ नहीं बोल सकते थे कि नहीं वहाँ पे फ्रांस होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी फ्रांस नहीं आती थी लैंग्वेज। तो ओवरऑल इस चैप्टर में यही था। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर 2 होगा। थैंक यू।